डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत देर से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि फ़र्स्ट ईयर अकाउंटिंग का सॉल्यूशन अभी तक नहीं आया। तो सॉल्यूशन तो टाइप हो गया था, बस वीडियो बनाने में थोड़ी सी ताख़िर हो गई मुझसे, कुछ पर्सनल वजूहात की वजह पर। आइए आपके सामने मैं फ़र्स्ट ईयर अकाउंटिंग 2024 रेगुलर एंड प्राइवेट वालों को जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन आपको मैं दिखा दूँ। फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग 2024 रेगुलर एंड प्राइवेट वालों का सॉल्यूशन। पहले एमसीक्यूज़ की बात कर लेते हैं। अच्छा भाई, पहला एमसीक्यू है, वो कौन सा बिजनेस है जो मर्चेंडाइजिंग बिजनेस नहीं होता। मेडिकल स्टोर मर्चेंडाइजिंग बिजनेस नहीं, उम्मीद है आपको ये बात पता होगी। कॉन्ट्रा एंट्रीज कहाँ लिखी आती है? कैश बुक में। बहुत ही आसान एमसीक्यू। किस अकाउंट का तमाम अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है सिवाय एक के। बैंक लोन लाइबिलिटी है, ये भी क्रेडिट में होती है। सेल्स रेवेन्यू है, ये भी क्रेडिट में होता है। अकाउंट पेबल लाइबिलिटी, ये भी क्रेडिट में होता है सिवाय सेल रिटर्न के, क्योंकि ये सेल का कॉन्ट्रा है, इसीलिए ये डेबिट साइड पर होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर। द एक्सेस ऑफ एसेट ओवर कैपिटल, यानी कि एसेट अगर ज्यादा है कैपिटल से, यानी अगर आसान लफ्जों में इसको यूं कहूं कि एसेट में से अगर मैं कैपिटल माइनस कर दूं तो जो डिफरेंस आएगा, जो आंसर आएगा, उस आंसर को क्या कहा जाएगा? उस आंसर को लायबिलिटी कहा जाता है। ठीक है भाई। दिस अकाउंट यूजुअली हैज अ डेबिट बैलेंस। किसका डेबिट बैलेंस होगा? अर्न कमीशन लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रेडिट में होती है। परचेज रिटर्न क्रेडिट में होता है। सेल रेवेन्यू है, क्रेडिट में होता है। तो किसका डेबिट में होगा? परचेज का, क्योंकि ये एक्सपेंस है और एक्सपेंस कहाँ होता है? डेबिट में होता है। कमीशन रिसीव्ड बट नॉट येट अर्न, कमीशन आपने रिसीव कर लिया लेकिन अभी तक आपने कमाया नहीं है। पैसे ले लिए लेकिन अभी तक आपने कमाया नहीं है, तो वो क्या है? वो आप पर लायबिलिटी है। ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ फिक्स एसेट्स एक्सेप्ट, इनमें से क्या फिक्स एसेट नहीं है? तमाम फिक्स एसेट्स हैं सिवाय सप्लाईज के, क्योंकि सप्लाईज करंट एसेट है। ठीक। दिस अकाउंट इज इररेलेवेंट फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए कौन सा अकाउंट इररेलेवेंट, यानी गैर जरूरी है, जिसकी जरूरत नहीं पड़ती कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। इनकम स्टेटमेंट में तो जरूरत पड़ती है लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जरूरत नहीं पड़ती। किसकी जरूरत नहीं पड़ती? सेल्स रिटर्न अलाउंस की। जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं? मर्चेंडाइज इन्वेंटरी बिगनिंग लिखते हैं, परचेजेस लिखते हैं, परचेज में ट्रांसपोर्टेशन या कैरेजन वगैरह ऐड करते हैं, परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट लेस करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अंदर सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट वगैरह नहीं आता, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर वाले पोर्शन में होता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेल रिटर्न नहीं आता। अच्छा जी, बैंक स्टेटमेंट में क्या शो नहीं होता? डिपॉजिट इन ट्रांजिट, जो पैसा आपने डिपॉजिट करवाया और वो अभी रास्ते में है, इन ट्रांजिट कहते हैं रास्ते में, तो वो बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं होता। डायरेक्ट डिपॉजिट बैंक स्टेटमेंट में शो होता है, बैंक चार्जेस भी शो होता है और जो इंटरेस्ट बैंक आपको देता है वो भी शो होता है। द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ ऑल अकाउंट इज वेरीफाइड बाय ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ये तो बहुत पुराना एमसीक्यू है, हर साल ये बार बार दे देते हैं। अच्छा, बच्चों को याद हो जाए। अच्छा भाई, ये बहुत अच्छी बात है, ये बड़ा अच्छा एमसीक्यू है। वो कौन सी चीज़ है जो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों जगह पर आती है? एक लौती वाहिद चीज़ ऐसी है, एक वाहिद अकाउंट ऐसा है जो दोनों जगह पर आता है, और वो है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। बाकी हर चीज़ या तो इनकम स्टेटमेंट में आएगी या बैलेंस शीट में, एक जगह पर, लेकिन मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग दोनों जगह पर आती है। अच्छा जी, सैलरी एक्सपेंस नॉट येट पेड आर क्लासिफाइड एज, आपने सैलरी एक्सपेंस अभी तक पे नहीं किया, पे करना है, तो वो क्या है? वो हमारे लिए एक्रूड सैलरी। एक्रूड की डेफिनेशन ही है, या तो हमें पैसा देना है या हमें पैसा लेना है। तो सैलरी अभी हमें देनी है, अभी दी नहीं है, तो वो क्या है? एक्रूड सैलरी। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। एन अकाउंटिंग बुक यूज्ड फॉर स्मॉल एक्सपेंसेस, छोटे खर्चों के लिए कौन सी बुक इस्तेमाल की जाती है? पेडी कैश बुक। सेल्स इज बेस्ट डिस्क्राइब बाय, सेल्स के मायने क्या है? सेल ऑफ मर्चेंडाइज। सेल्स के मायने क्या है? से मर्चेंडाइज बेचना। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या है? प्रॉफिट इंक्रीजेज ओनर्स इक्विटी, के प्रॉफिट से आपकी ओनर्स इक्विटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बिल्कुल, बैलेंस शीट बनाइए ना, कैपिटल में प्रॉफिट को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, यानी प्रॉफिट की वजह से आपकी ओनर्स इक्विटी बढ़ जाती है। क्रेडिट नोट इशूड इज इंटर्ड इन, क्रेडिट नोट कौन से जर्नल में लिखा जाता है? सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में लिखा जाता है। ये करंट एसेट है, कौन से करंट एसेट है? कैश और बैंक, ये दोनों करंट एसेट है। बाकी सारे के अंदर कैश के साथ साथ कुछ और भी है, यानी कि फिक्स एसेट भी और लायबिलिटी भी है। कैश बुक इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग, कैश बुक में हम क्या लिखते हैं? ऑल कैश ट्रांजैक्शंस। ठीक है, आसान सा एमसीक्यू। द फॉलोइंग अकाउंट नॉर्मली हैज अ क्रेडिट बैलेंस, किसका क्रेडिट बैलेंस होता है? कैश एसेट है, डेबिट में होता है। परचेज एक्सपेंस है, डेबिट में होगा। इंश्योरेंस एक्सपेंस एसेट एक्सपेंस है, डेबिट में होगा। परचेज रिटर्न, परचेज का कॉन्ट्रा है, यानी कि ये क्रेडिट साइड पर होगा। अलाउंस ऑफ बेडेट्स क्या है? अ कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। चलिए भाई, ये तो होगा इसके एमसीक्यूज के आंसर्स होगा। और ये बता दूं आपके सामने भी, जाहिर है आपको भी नजर आ रहा होगा कि सारे एमसीक्यूज बहुत ही आसान थे। कोई ऐसा एमसीक्यू नहीं था जो आपको घुमा फिरा कर दिया गया हो। सारे एमसीक्यू या तो पास पेपर्स के थे या तो बहुत आसान थे। ठीक है, अब आते हैं सवालात पर, सेक्शन बी पर आ जाते हैं। चलो भाई, सेक्शन बी का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। कितना आसान सवाल, उन्होंने आपसे सिंपली ये पूछ लिया कि भाई रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट बता दो। ये रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट है, ये तो बचपन से आपको याद है, आई मीन कॉमर्स के बचपन से याद है। ठीक है भाई। अच्छा, बी पार्ट और ये आसान, वो पूछ रहे हैं कि ये बता दो कि इसमें से क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी है, क्या ओनर्स इक्विटी है, नहीं ओनर्स इक्विटी खैर पूछी नहीं, क्या एक्सपेंसेस है और क्या रेवेन्यू है। तो भाई ये इनके नाम लिखे हुए, पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी कि सब एक साथ लिख देता ना, तो पहचानने में बड़ी गड़बड़ हो रही थी। तो ये अगर हो सकता है कि मुझसे पता नहीं कोई लफ्ज़ मिस ना हो गया,
तो ये सारे लफ्ज़ मैंने यहाँ लिख दिया, उनके आगे उनके मैंने हेड भी लिख दिए। ठीक है भाई, इसको चेक कर लीजिएगा। अच्छा, तीसरा सवाल जर्नल, बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल। इसमें कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं थी जो घुमा फिरा कर दिया थी। ये पहली एंट्री बनी हुई है, चेक कर लीजिएगा। ये दूसरी एंट्री है, ये तीसरी एंट्री है, ये चौथी एंट्री है और ये पांचवी एंट्री है। अच्छा भाई, चौथा सवाल पेडी कैश बुक से ले लिया गया भाई। इससे पहले पेडी कैश बुक 2016 में आया था लास्ट टाइम, और 2016 के बाद अब आया है 2024 में, यानी 8 साल के बाद फिर पेडी कैश बुक का सवाल दिया गया। अच्छी बात यह है कि उन्होंने आपको हेड बता दिए थे कि आपको ये कैटेगरीज बनानी है। ठीक है भाई, तो हमने ये कैटेगरीज बना दी है ऑफिस सप्लाईज की, यानी स्टेशनरी, पोस्टेज, इंटरटेनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और मिसलेनियस एक्सपेंस। ठीक है भाई, थोड़ा छोटा सा लग रहा होगा आपको, लेकिन बहरहाल ये क्योंकि टेबल बहुत बड़ा होता है तो इसको मैनेज कर लीजिएगा प्लीज़। ये देख लीजिएगा इसको अच्छे तरीके से। अगर कोई कन्फ्यूजन आपको नज़र आती है इसके अंदर तो प्लीज़ वो मुझे बता दीजिएगा। ये इसका सोल्यूशन है, इसको भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है भाई, सिर्फ पेडी कैश बुक बनानी थी, इसमें कोई एंट्रीज हमें रिकॉर्ड नहीं करनी थी। हाँ, इसकी जो बी रिक्वायरमेंट थी उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि आपको उसका अमाउंट रीइंबर्स भी करना है। रीइंबर्स से मुराद ये होता है कि अगले महीने उसके अमाउंट को रिफिल भी करके दिखाना है। तो कितने पैसे रिफिल किए जाते हैं इम्प्रेस सिस्टम में, जितने पैसे खर्च होंगे, 2700 रुपये खर्च हुए तो इतने ही पैसे अगले महीने रिफिल कर दिए जाएंगे। तो पिछले महीने का बैलेंस कितना बचता है 2300, 2700 रुपये रिफिल कर दिए जाएंगे तो कितना हो जाएगा, वापस 5000 हो जाएंगे। ठीक है भाई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं गाइड करता चलूँ। आप जब पेपर देखेंगे तो मुझे जहाँ तक याद पड़ता है पॉइंट नंबर 7 देखिएगा, आपके पास अगर क्वेश्चन पेपर है तो उसमें देखिएगा, उसमें लिखा होगा चेक नंबर 102 वाज इशूड बाय अहमद एंड को। जब यहाँ पर लफ्ज लिखा हुआ है ना बाय अहमद एंड को, इसका मतलब ये है कि अहमद एंड को ने हमें चेक इशू किया। इट मीन्स के हम चेक रिसीव कर रहे हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक थी, ये बाय नहीं है, ये टू है, यानी हमने अहमद को चेक इशू किया। जुमला ये था, चेक नंबर 102 वाज इशूड टू अहमद एंड को। 8500 रुपये देने थे, लेकिन गलती से हमने कैश बुक में 5800 लिख दिए, तो ये एरर था, यानी हमने अकाउंट पेबल में पैसे देने में हमने गलती की है। ठीक है भाई, तो ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, इसको चेक कर लीजिएगा। बहुत ही आसान सवाल था, लफ्ज़ शायद आपको परेशान कर रहे हो तो कर रहे हो, बाकी सवाल के अंदर कोई परेशानी नहीं थी। छोटा सा आसान सा सवाल, सिर्फ बैंक रिकंसिलिएशन मार दी। क्वेश्चन नंबर 6, पास्ट पेपर का कॉपी पूरा क्वेश्चन छाप दिया है किसी एक ईयर का, मुझे ईयर याद नहीं आ रहा, लेकिन आप देखेंगे तो शायद 2009 या 2010 है। ठीक है, आपको इसमें परचेज जर्नल बनाना था भाई, ये बना परचेज जर्नल। ठीक है, और सब्सिडी लेजर बनाए थे, 4 कस्टमर्स थे आपके, चारों का अलग अलग सब्सिडी लेजर, यहाँ पर सॉरी कस्टमर कह रहा हूँ, सप्लायर मौजूद थे। ठीक है, तो चारों के सब्सिडी लेजर ये बने हुए। अच्छा, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, करेक्शन ऑफ एरर का सवाल था। ठीक है भाई, ये करेक्शन ऑफ एरर है और ये इसकी एंट्रीज यहाँ पर बनी हुई हैं, इनको चेक कर लीजिएगा, आसान सी एंट्रीज थी। ठीक है, हाँ, पॉइंट नंबर 5 में थोड़ा सा समझ लीजिएगा। पॉइंट नंबर 5 में क्या हुआ है, अ कैश सेल फॉर ₹8400 वॉज रिकॉर्डेड एंड पोस्टेड एज कैश परचेज। आपने कैश पे सेल किए, लेकिन आपने एंट्री गलती से बना दी जैसे आपने कैश पे परचेज किए। तो जब हम कैश पे सेल करते हैं तो क्या एंट्री बननी चाहिए, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, ये इसकी एंट्री बननी चाहिए। लेकिन हमने एंट्री क्या बना दी, कैश परचेज की। कैश परचेज की क्या एंट्री बनती है, परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट, ये हमने गलत एंट्री बना दी। ठीक है भाई, कैश को हमें डेबिट करना था, कैश को हमने क्रेडिट कर दिया, तो कैश को डेबिट करेंगे डबल अमाउंट से, 16,400 से। इसकी करेक्शन देखिएगा, इस 800 से। ठीक है, और परचेज हमने गलती से लिख दिया तो परचेज को खत्म कर दिया, खत्म करने के लिए लिख दिया क्रेडिट साइड पर, और सेल्स को लिखना था क्रेडिट पर तो क्रेडिट साइड पर लिख दिया। ठीक है भाई, ये एक थोड़ी सी टेक्निकल एंट्री थी, वैसे तो अगर पढ़ा है आपने करेक्शन ऑफ एरर तो ये आपको आ जानी चाहिए थी। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, सेक्शन सी में आ जाते हैं। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 8 एडजस्टिंग एंट्रीज का सवाल था। बहुत ही आसान सवाल यार, बहुत ही आसान, कोई इसमें ऐसी बात नहीं थी जो कि आपको परेशान करती। पहली एंट्री मर्चेंडाइज की, बनाए ना बनाए, दूसरी एंट्री ऑफिस सप्लाईज की थी, तीसरी एंट्री इंश्योरेंस की, ये बनी हुई है आपके सामने। ठीक है भाई, फिर डेप्रिसिएशन की एंट्री थी, फिर बैडेट्स की एंट्री थी, फिर सैलरी एक्सपेंस था। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको तुझे एक चीज़ क्लियर करता चलूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर 20,000। ठीक है, और यहाँ देखें तो यहाँ लिखा है सैलरी एक्सपेंस 15,000, यानी हमारा खर्चा जो लिखा हुआ है 15,000 हुआ है, लेकिन हमारा एक्चुअल खर्चा कितना हुआ है 20,000। लिखा हुआ कितना है 15,000, लेकिन खर्चा हुआ है 20,000, यानी हमारा खर्चा 5,000 रुपये ज़्यादा हुआ है। ज़्यादा होने का मतलब ये है कि बाकी 5,000 रुपये अभी तक हमने अपने एम्प्लॉयज़ को पे नहीं किए। अगर पे नहीं किए तो वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए एक्रूड एक्सपेंस है, और एक्रूड के लिए क्या एंट्री बनाते हैं, एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट, वो एंट्री बना दी हमने यहाँ पर। ठीक है भाई, तो ये सवाल सिर्फ इसमें एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी थी। ये 7 एंट्रीज बनाओ और 20 नंबर चुपके से ले जाओ। वाह भाई वाह। क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में एक बात यहाँ पर जहन में रखिएगा, अगर आपने ऐसा किया तो भी प्रॉब्लम नहीं है।
यहाँ पर आप चेक कीजिए, आपका जो क्वेश्चन पेपर है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, यहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ है 1,55,500। ये टाइपिंग मिस्टेक थी। हो सकता है कि आपके बहुत सारे सेंटर्स में इसको बाद में करेक्ट करवा दिया गया था पेपर से पहले ही, और बहुत सारे सेंटर्स में शायद सही नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स के मैसेज आए सर हमारा बैलेंस नहीं आया, 500 का डिफरेंस आ रहा है। तो रीज़न यही है कि बहुत सारे सेंटर्स में इसकी करेक्शन नहीं हुई है, बहुत सारे सेंटर्स में इसकी करेक्शन हो गई। एक्चुअल फिगर थी कैपिटल की 1,55,000। अगर आपने 1,55,500 लेकर भी सॉल्व किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके आंसर को करेक्ट तस्वर कर लिया जाएगा, सिर्फ अगर 500 का ही डिफरेंस है तो। लेकिन उसके अलावा कोई गड़बड़ की है तो भाई उसका नंबर कटेंगे, ठीक है भाई। अच्छा, इसमें रिक्वायरमेंट ये थी कि आपको क्लोजिंग एंट्रीज बनानी थी, तो ये बनी हुई है इसकी क्लोजिंग एंट्रीज, ठीक है भाई। इसको चेक कर लीजिएगा। क्लोजिंग एंट्रीज में अगर मैं कुछ भूल गया हूँ तो मुझे बता दीजिएगा। पहले एंट्री में एक्सपेंसेस क्लोज किए, फिर रेवेन्यू क्लोज किया, और फिर प्रॉफिट को कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। इसी सवाल से, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये वाला जिसमें गड़बड़ है कैपिटल में, इसी सवाल से आपको बनानी थी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, क्वेश्चन नंबर 9 से, ठीक। तो इसकी इनकम स्टेटमेंट मैं आपको दिखाया था, ये इसकी इनकम स्टेटमेंट चेक कर लीजिए भाई। बहुत प्यारी सी, बहुत आसान सी इनकम स्टेटमेंट थी, कोई परेशानी की बात नहीं थी इसके अंदर। और बैलेंस शीट भी इसकी बहुत आसान सी, ये बैलेंस हो गई। अब कुछ लोगों का यहाँ पर इस 500 की वजह से बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा होगा, ठीक है भाई। ये बैलेंस शीट। अच्छा, इस सवाल के लिए हमें एडजस्टिंग एंट्रीज की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो आपने रफ में बनाई या बिना बनाए किए तो भी प्रॉब्लम नहीं, और अगर आपने बना ली है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एडिशनल वर्किंग नॉट रिक्वायर्ड, यानी ये एग्जामिनर की रिक्वायर्ड नहीं थी, लेकिन फिर भी हम इसे अपनी आसानी के लिए बना लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ एंट्रीज बनी हुई है, ये इंश्योरेंस की एंट्री है, ये डेप्रिसिएशन की है, ये सैलरीज की है, प्रीपेड की है, ऑफिस सप्लाईज की, मर्चेंडाइज की। अच्छा, यहाँ पर मैं 2 एंट्रीज आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, उनको देख लीजिएगा ताकि आपको मेरी बात समझ में आ जाए। आ जाते हैं भाई 2 एंट्रीज पर। एक फिर वही सैलरी एक्सपेंस फॉर द ईयर। सैलरी एक्सपेंस यहाँ कितना लिखा हुआ है 4,000, वो कह रहे हैं कि नहीं खर्चा 4,000 नहीं 5,000 हुआ, यानी हमारा खर्चा ज़्यादा हो गया। हमने एम्प्लॉयज़ को कितने दिए हुए हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। ऊपर जो लिखा हुआ ना ये हम दे चुके हैं, 4,000 दे चुके हैं, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं खर्चा 4,000 नहीं, खर्चा तो 5,000 रुपये हुआ है। तो इसका मतलब 1,000 रुपये अभी हमें अपने एम्प्लॉय को और देने हैं। अगर और देने हैं तो वो हम पर क्या है, लाइबिलिटी, यानी एक्रूड एक्सपेंस। कितने देने हैं 1,000, तो इसकी एंट्री बनेगी सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेबल क्रेडिट। एक बार चेक कर लेते हैं, मैंने यही बनाई है। चलो 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 चलो, हाँ जी, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेबल क्रेडिट। अच्छा, रेंट वाली एंट्री आप जरा समझ लीजिएगा। यहाँ पर रेंट पे थोड़ा सा सिनेरियो थोड़ा सा उल्टा है। कहाँ गई भाई, हाँ, रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर 19,000। यहाँ पर रेंट एक्सपेंस कितना लिखा हुआ है 20,500, लेकिन हमारा खर्चा कितना हुआ 19,000, यानी हमने दिए हैं मकान मालिक को 20,000 रुपये, 20,500 रुपये, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं भाई उसमें से भी 19,000 रुपये खर्च हुए हैं, यानी बाकी 1,500 रुपये अभी तक खर्च नहीं हुए। पैसे एडवांस में दे दिए और वो अभी खर्च नहीं हुए। ये किसकी पहचान है सर, ये प्रीपेड की पहचान है। तो इसमें एंट्री बनेगी प्रीपेड वाली। अगर ऊपर एक्सपेंस का वर्ड आ जाए तो आप इसके लिए एंट्री बनाते हैं प्रीपेड डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। दिखा देता हूँ, शायद मैंने भी यही एंट्री बनाई होगी, प्रीपेड, जी हाँ, प्रीपेड रेंट डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट, ठीक है, 1,500 के अमाउंट से। बाकी एंट्रीज आसान सी थी, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं थी। ओके भाई, ये तो हो गया सवाल कंप्लीट, यहाँ पर पेपर कंप्लीट यहाँ पर आपका, ठीक है भाई। अब आगे आपके नीचे कमेंट्स आएंगे, सर ये एंट्री मेरी गलत हो गई, इसकी वजह से इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट गलत हो गई, कितने नंबर कटेंगे, कितने नंबर मिलेंगे, कितने नंबर कटेंगे, कितने नंबर मिलेंगे, मुझे नहीं पता भाई। जब आपकी कॉपीज चेक होती हैं उसी वक्त एग्जामिनर के पास जो है वो मार्किंग स्कीम आती है, उसी वक्त पता चलता है कि किस एंट्री के कितने नंबर हैं, किस स्टेप के कितने नंबर कटेंगे, किस स्टेप के कितने नंबर मिलेंगे। बस इतना ज़रूर है कि अगर आपने आधे स्टेप सही किए हैं और आधे स्टेप में गड़बड़ की है, जैसे मिसाल के तौर पर एक मिसाल देता हूँ आपको, समझिएगा। आपने इनकम स्टेटमेंट बनाई और यहाँ तक आपने बिल्कुल सही लिखा ग्रॉस प्रॉफिट तक, उसके बाद यहाँ पर एक्सपेंसेस में कोई गड़बड़ हो गई तो आपको यहाँ तक के नंबर तो सही मिलेंगे, यहाँ से आपके नंबर कटने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, फिर बैलेंस शीट में आए, बैलेंस शीट में सारी चीज़ें सही लिखी, क्योंकि नेट प्रॉफिट गलत आया तो आपने यहाँ पे भी नेट प्रॉफिट गलत लिखा, बाकी सारी चीज़ें सही लिखी, तो जो सारी चीज़ें सही लिखी उसके सही नंबर मिलेंगे, जहाँ गड़बड़ की वहाँ से नंबर कट जाएंगे। बस ये होता है। तो जितने स्टेप्स आप सही करेंगे उतने नंबर मिलेंगे, जितने गलत करेंगे उतने नंबर कटेंगे। कितने कटेंगे कितने मिलेंगे मुझे नहीं पता, कमेंट में मत पूछिएगा कितने नंबर मिलेंगे कितने नंबर कटेंगे, ठीक है भाई। ये हो गई एक बात। दूसरी बात ये कि अगर कहीं कोई गड़बड़ हो जाती है मुझसे टाइपिंग करते हुए, क्योंकि ये सारा फॉर्मेट कॉपी हुआ होता है, अगर कहीं पर कॉपी पेस्ट में गलती हो जाती है तो वो डिस्क्रिप्शन में बाद में उसकी करप्शन कर दी जाती है, तो बराए मेहरबानी डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लिया कीजिए। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का पेपर बहुत आसान आया था, सारे सवाल बहुत आसान थे, कोई ऐसा सवाल नहीं था जो कि आपको इसमें परेशान करता। अगर आपने पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा तो जाहिर सी बात है सभी कुछ परेशान करेगा। बहरहाल, तो मेरी दुआ यही है कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा हो और आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे इसी तरीके से। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।
टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।